नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। आज ईडी के सामने पेश होंगे केजरीवाल। तो आज ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश होंगे और ईडी ने केजरीवाल को 7वां समन भेजा है। पिछले 6 बार के समन पर नहीं हुए थे पेश। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया था गैर कानूनी। तो पिछले 6 बार समन भेजे जाने के बावजूद ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे और ईडी के समन को केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया था। और आज एक बार फिर से जो है पेश होने की तारीख है। तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को पहले गैर कानूनी बता चुके हैं और 6 बार जो है ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। तो आज ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश हो सकते हैं और ईडी की ओर से केजरीवाल को भेजा गया 7वां समन है। जब बताया जा रहा है कि हो सकते हैं आज कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और पहले 6 बार समन भेजे जाने पर उन्होंने गैर कानूनी ईडी के समन को बताया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजय चौहान जुड़ गए हैं। अजय, आज एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने की खबर आ रही है सामने केजरीवाल। आज क्या लगता है, क्या वो आज पेश हो पाएंगे? केजरीवाल जी को पहले भी 6 बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन 7वां भेजा गया था। आज उनको पेश होना है, लेकिन अभी भी ऐसे फिक्र है कि जो आम आदमी पार्टी के जो मंत्री आतिश जी है, उन्होंने कहा कि जो आज सम्मन भेजेगा 7वां, ये राजनीति सम्मन है और इससे कोई वो नहीं है। क्योंकि आरोप लगाया कि जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर के जो कोर्ट ने आदेश दिया और वहां पर धांधली की, उसका बदला जो बीजेपी लेना चाहती है। यानी कहीं आज भी कोई ना कोई मुद्दा इसमें शामिल कर दिया गया है ताकि अरविंद केजरीवाल जी पेश ना हो। लेकिन ईडी ने कहा कि आज उनको पेश होना होगा, लेकिन ये देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हो रहे। क्योंकि उनके मंत्री अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी अगर आज पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्योंकि 3 दिन पहले भी उन्होंने पीसी की थी कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी बीजेपी जबरदस्ती करवाना चाहती है, क्योंकि जिस तरह मेयर का जो चुनाव हुआ था पंजाब में, उस चंडीगढ़ में उसको लेकर के खुलासा हुआ था। तो देखिए कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है, राजनीति मुद्दा है। लेकिन यही है कि जो संबंध है या ईडी का संबंध जो है उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे वो 7 बना देंगे तो 8 में दिया जाएगा, लेकिन ईडी इंतजार कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कब आएंगे और क्या जवाब देंगे। अजय, हम देखें तो केजरीवाल बाकी सारे काम करे, चाहे वो कहीं का दौरा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तमाम चीजें, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, लेकिन जब बात ईडी पे आती है तो वो अटक जाते हैं। वो ईडी के सामने पेश होने से कतराते हैं। देखिए जो लगातार आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल जी है, उनका लगातार शुरू से लेकर अगर हम बात करें छठे संबंध तक, तो कहीं ना कहीं उनका उसी दिन कोई ना प्लान बनता है, कोई शेड्यूल बनता है जो अनिवार्य होता है, जो जरूरी होता है। उसके बाद वो सारे जो प्रोग्राम होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन आज देखना यही होगा कि अरविंद केजरीवाल जी का पेश होंगे या नहीं होंगे। आज क्या नोटिस भेजते हैं, लेकिन उनके मंत्रियों का साफ साफ कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल आज पेश होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पहले से ही, और उनके जो आईटी पर ऑफिस है वहां पर भी उनके कार्यकर्ता मौजूद होने लगे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं बगल में कोर्ट है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें या जाए। अगर नहीं जाते तो ईडी कहीं ना कहीं फिर इसका 8वां सम्मन भी भेजने की तैयारी कर रही है। अजय, जिस तरह से जो है अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बचते हैं, उनके जो समन है उसको गैर कानूनी बता देते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है। क्योंकि जब आप अगर क्लियर है तो आपको सामने जाना चाहिए। देखिए सच्चाई हो या झूठ हो, कहीं ना कहीं जवाब तो देना चाहिए। पब्लिक भी जानती है, ईडी भी पूछती है, सभी लोग भी कहते हैं कि भाई अगर सच्चाई तो सच्चाई हो, गलत तो गलत, तो उसका सामना करना चाहिए, उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो भी सम्मान आ रहा है वो बीजेपी का ही है, ना कि ईडी का है। यानी कि जो ईडी है वो बीजेपी की है, ना कि ईडी किसी की कानून की है। तो देखिए कहीं ना सवाल खड़ा जरूर होता है, लेकिन ये जो ईमानदार पार्टी होती है, सच्चा इंसान होता है, वो सामने आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के सभी नेता ईमानदार हैं, लेकिन जब कोई सम्मान भेजा जाता है ईडी तरफ से या सीबीआई तरफ से, तो बीजेपी भाजपा ही बन जाता है। तो सवाल यही करता है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी क्यों जवाब देने से भागती नजर आती है। देखना ये होगा कि आज क्या उनका जवाब दे पाएगी। ये नहीं देती है तो अगला इनका कदम क्या रहेगा और क्या इनका शेड्यूल बनेगा इस बार। अजय, जब भी ईडी की ओर से समझ आती है तब इसे गैर कानूनी बता देते हैं, बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता देते हैं। लेकिन क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल को अपनी बात रखने नहीं जानी चाहिए? क्योंकि अब चुनाव भी नजदीक है और वो हमेशा जो है बीजेपी पर आरोप लगाते रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। इस बात को ईडी के सामने जाकर उन्हें भी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। देखिए जो ही अगर बात करें तो चाहे वो कोई भी राजनीति हो, चाहे कोई भी नेता हो, जनता सब जानती है कि अगर चाहे छोटे पे कोई केस किया जाता है तो पुलिस उठाकर ले जाती है। वो
बड़ा सामने होता है, चोर होता है तो भागता नजर आता है। तो देखिए ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जैसे ही नोटिस पहुंचता है तो सारे नेता कूद जाते हैं कि बीजेपी है, बीजेपी है। आखिरकार जो देश में ईडी और सीबीआई है वो एक कानून के दायरे में आती है, कानून उसे बनाया गया, पास किया गया, उसका जवाब देना एक मुख्यमंत्री का जो जिम्मेदारी होती है, वो एक जिम्मेदारी पद है, वो दिल्ली संभाल रहे हैं। तो क्यों अपने बयानों से दूर भागते हैं, क्यों नहीं सामने आगे जिस तरह से मीडिया में आकर कहते हैं या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसको लेकर कहते हैं, ईडी के सामने जवाब देना इनको भारी पड़ता है। आखिर उस पर क्यों नहीं जवाब देते, ये सवाल सबसे बड़ा होता है। आप ईमानदार हैं, समझदार हैं, आपके पास प्रोटोकॉल है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं ईडी को बैठाकर सामने कोर्ट में खड़े होकर जवाब देते हैं, हाँ पूछिए क्या जवाब है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन उनका शेड्यूल होता है और सीधा बीजेपी भाजपा ही नोटिस जारी कर दिया जाता है। अजय, पहले भी 6 बार जो है समन भेजा जा चुका है और ये 7वां समन है। क्या लगता है अगर आज वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी अगला रुख क्या अपनाएगी? देखिए ईडी का यही है, अभी 7वां है, आज अगर पेश नहीं होते तो 8वां भेजेगी, 8वें भी अगर पेश नहीं हो तो 9वां भेजे। जैसे एम एस सुनन के साथ हुआ था, उन्होंने 10 नोटिस भेजे, तो उसके बाद वो उन्होंने खुद गए, सब घिर गए चारों तरफ से कि अब हमें आखिर मौका खुश नहीं, तो मुझे मजबूरन ईडी को बुलाना पड़ा, उनको मेल डालनी पड़ी, तो खुद सामने आए। तो देखिए वही सवाल हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपना रहे हो कि अभी खींचते रहो, जितना भी हो सकता है, क्योंकि मैं भी एम एस सुनन की तरह ही बयान पे वो भी बात ही नोटिस बताते थे। किसी भी गैर जो जिम्मेदारी है जो पार्टियां उन पर ईडी सीबीआई वो धावा करती है, ये नोटिस भेजती है, बीजेपी पे नहीं। तो अरविंद केजरीवाल का हो सकता है वो मुद्दा, लेकिन देखना यही होगा आखिरकार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुखिया हैं और जिम्मेदार है, पब्लिक के सामने जो अपना बयान देते हैं, जो सच्चाई ईमानदारी दिखाते हैं, तो एक बार अगर ईडी के सामने पेश होकर मीडिया के सामने करें तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो बढ़े। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं पब्लिक में भी गुस्सा है और लोग भी चाहते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल क्यों जवाब से भागते हैं, क्यों नहीं ईडी का जवाब देते हैं। तो देखिए सवाल खड़ा होता है, लेकिन यह है कि आज कौन सा नया फार्मूला आएगा, क्या ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे, ये अब समय वक्त ही बताएगा, समय बाद। जी अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और जौनपुर के समाधगंज रायबरेली हाईवे पर तेज रफ्तार रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार 6 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रोडवेज बस से सवार एक महिला समेत 3 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है मौके पर ही। वहीं इसमें जो है 3 लोग घायल भी हुए हैं और इन घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये जौनपुर का मामला बताया जा रहा है। जौनपुर के समाधगंज रायबरेली हाईवे पर जो है ये हादसा हुआ है और इस दौरान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 6 मजदूरों की मौत हो गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक कुमार जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या था पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है इसको लेकर? बिल्कुल, जो ही आपको बता दूं जो है पूरा मामला बीती रात का, जहां जो है मजदूरों से जो है लदी जो है और ट्रैक्टर टाली जो ढलैया मशीन लाद कर जो है और जा रही थी, तभी जो है और रायबरेली प्रयागराज हाईवे के पास जो तेज रफ्तार रोडवेज बस ने जो है और ट्रैक्टर टाली को टक्कर मार दी। घटना में ट्रैक्टर टाली जो है और नियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई। घटना में जो है और मौके 5 मजदूर की मौत हो गई थी। हालांकि जो है इलाज के लिए जो है सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह जो एक मजदूर ने जो है दम तोड़ दी। कुल मिला के 6 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद जो है और मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पुलिस मिलते ही पुलिस मौके पहुंची है, सबको पोस्टमार्टम भेज मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और जो सभी मृतक मजदूर जो है जनपद जौनपुर के सिकराना थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जी विवेक, जो घायल हैं अभी फिलहाल उनके क्या हालात बताए जा रहे हैं? और जो सभी घायलों को इलाज के लिए जो है पास के मछली शहर अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है दुख जताया है। उन्होंने अफसरों को जो है जौनपुर के अफसरों को जो है निर्देश दिया है घायलों को जाए और उनकी समुचित इलाज कराने के लिए जो है निर्देश दिया गया है। वही मृतक का परिवार का रो रो का बुरा हाल है। और हालांकि बताया भी जा रहा है कि बस सवार एक महिला भी घायल है और जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी जी, और पुलिस प्रशासन की ओर से अभी क्या कदम उठाए गए हैं इसको लेकर?
और बिल्कुल जो है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची है। हाईवे की देर रात घटना है, पुलिस जो है मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस जो है घायलों को अस्पताल पहुंचाई है स्थानीय लोगों की मदद से। लेकिन जिस तरह से जो दृश्य दिखाई दिया देर रात था, लोगों की चीख पुकार से लोग खुद मौके पहुंचे और सिकरा थाने की पुलिस, तमाम थाने की पुलिस जो है मौके पहुंच घायलों को जो है अस्पताल पहुंचाया, मृतकों को जो है गाड़ी में जो दबे थे उनको बाहर निकाला। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है और जौनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। वहीं 3 लोग जो है घायल भी हुए हैं और इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। और बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर, जहां उन्होंने समुद्र के अंदर पानी में डुबकी लगाई। पीएम मोदी उस स्थान पर भी गए जहां जलमग्न द्वारका शहर है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नमन किया। वहीं पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वो अपने साथ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर का पंख लेकर गए थे। पीएम मोदी ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि पानी में डूबी द्वारका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था। मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें। और पीएम मोदी ने गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और भगवान श्री कृष्ण की नगरी के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि यह एक दिव्य अनुभव था। मोदी ने बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश की पूजा भी की। इसके बाद उन्होंने ओखा को बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया और फिर पीएम ने द्वारका की जनता को 52,250 करोड़ की सौगात भी दी। आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले हैं। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। पुरातत्व के जानकारों ने समंदर में समाई उस द्वारिका के बारे में काफी कुछ लिखा है। हमारे शास्त्रों में भी द्वारिका के बारे में कहा गया है, भविष्यति पुरी रम्या सद्वारा प्राज्ञ तोरणा चयाट्टलाकर केयूरा पृथ्व्याम ककूदोपमा। अर्थात सुंदर द्वारों और ऊंचे भवनों वाली ये पुरी पृथ्वी पर शिखर जैसी होगी। कहते हैं भगवान विश्वकर्मा ने खुद इस द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। द्वारका नगरी भारत में श्रेष्ठ नगर, उसका आयोजन, उसका विकास का एक उत्तम उदाहरण था। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ
मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। मेरे लिए कई वर्षों से, जब मैंने पुरातत्वविदों से ये जाना था, तो एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफेज सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बता दें कि बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हुए हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए। वहीं नेलो के मीडिया सेल के इंचार्ज राकेश सिहाग और विधायक अभय चौटाला ने नफेज सिंह राठी की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मियों का इलाज ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में चल रहा है। इसी मामले पर झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने कहा कि इस मामले में क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और स्पेशल टास्क फोर्स को लगा दिया गया है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी काला ठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है। गोली चलने की सूचना मिली है और इसमें हमारी सारी सीआईए की टीम्स और एसटीएफ जो है कार्य कर रही है और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको शीघ्र अरेस्ट किया जाएगा। किनको लगी है सर गोली? क्या अभी मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा, तो अभी तो एक बार हम इसको जो है एक बार उनको जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट करने में लगे हुए हैं। कोई एक्सपर्ट भी हुआ सर? अभी मेरे विषय में अभी मेरे नॉलेज में कुछ आया नहीं और जैसे ही आता है तो फिर आपको अपडेट करेंगे। हमलावरों के बारे में कुछ लगी हुई है हमारी टीम जो है, तो जल्दी अरेस्ट। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। यहां इस दौरान जो है पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने अपने यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वक्तों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। आज इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ और संकट मिटाओ, और अस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। आपके साथ 24 घंटा इस देश में अन्याय होगा तो नफरत का कारण अन्याय है, और इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में अन्याय शब्द जोड़ दिया है। अब यहां भीड़ से मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं?
कितने हैं? 50%। 50%। इस देश में दलित वर्ग के कितने लोग हैं? 15%। इस देश में माइनॉरिटी सारी की सारी मिला दो, मुसलमान, सिख, ईसाई कितने, जैन कितने हैं? 15%। 50 और 15 कितना हुआ? 65 और 15 कितना हुआ? 8% आदिवासी जोड़ दो, कितना हुआ? कितना हुआ? 85। अब आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि 88% में से एक मालिक नहीं है आपका। आप फिर सीनियर कंपनी की मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, उसमें दिखेगा 85% से एक सीनियर मैनेजमेंट में आपका नहीं है। फिर मीडिया में जाओ, मीडिया की कंपनी के मालिकों की लिस्ट निकालो, पता लगेगा 88% का एक भी मीडिया का मालिक नहीं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।